हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जो कि आप लोगों का MHI 04 है। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू फर्स्ट ईयर से MA हिस्ट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर आप सभी का जैसे कि देख सकते हैं दिसंबर का एग्ज़ाम चल रहा है और नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो MHI 04 का, और आज आप सभी ऑलरेडी MHI 2 का भी एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि MHI 4 में अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब तो आपके पास यहाँ पर टाइम भी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बिना वीडियो को स्किप करें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आज आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं वैसे ही आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दिसंबर एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं कि अगर इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी पेड क्लासेस आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। नया जो सेशन है, न्यू बैच यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 जनवरी से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ अनाउंसमेंट कर दी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो 8882966980 पे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है, और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप को, जिसमें हिस्ट्री एडू पॉइंट आपको सर्च करना है। अगर आप लोग सिंगल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर के। और अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बढ़ते हैं MHI 04 से रिलेटेड, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले आपको क्या करना है कि MHI 04 आपको ये प्लेलिस्ट पूरी चेकआउट करनी है, और क्योंकि अभी आप लोगों के पास 2 दिन का समय है, तो MHI 4 में जितनी भी प्लेलिस्ट में मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें भी मैंने 2 मैराथन सीरीज़ चलाई थी, तो उस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर देखना है। वो सारी वीडियोस भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है, और कुछ सिंगल स्पेसिफिक टॉपिक्स के भी वीडियो मैंने वहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको वो सारी की सारी वीडियो चेकआउट करनी है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन सी वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखना है। देखिए, जैसे ही आप लोग यूट्यूब पे हिस्ट्री एडू पॉइंट के चैनल पर जाएंगे, आप लोग यहाँ देखोगे प्लेलिस्ट पे। ठीक है, आप लोगों को वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको MHI 04 की प्लेलिस्ट को ओपन करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, MHI 1, 5 देख रहे हो, 3, 6, 2, 8, 9 सबकी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको MHI 04 वाली ओपन करनी है। तो एक बार जल्दी से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को नज़र आ रहा है कि ये रहा इग्नू MHI 04 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आपको इस PDF को यानी इस प्लेलिस्ट को पूरा ओपन करना है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर विजयनगर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 3 वीडियो में 3 पार्ट में कवर किया है। इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़ के जाना। यहाँ से 30 मार्क्स का आएगा। विजयनगर, बहामनी, अयागर, नयागर सिस्टम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो टोटल देखो 4 पार्ट में मैंने इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो ये चारों वीडियो आपको कम्प्लीटली देख कर जाना है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ संगम एज के बारे में पढ़ाया है, यानी जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है ना, यानी प्री स्टेट टू स्टेट तमिलकम वाला, इससे आपको इसमें से बहुत हेल्प मिलेगी, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद बहामनी वाला ज़रूर करना, ये वीडियो भी बहुत काम किया है, क्योंकि बहामनी वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 30 मार्क्स आपने वहाँ से कर लिए, 10 मार्क्स यहाँ से, 40 मार्क्स तो आप यहीं से कवर कर लोगे। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो जो अभी तक MHI 04 के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। फिर आप थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके MHI 04 में दिसंबर का 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और इंदस वैली के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 20 मार्क्स का नहीं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख कर जाना है। और यहाँ पर 2015 से 2021 तक का मैंने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, जिससे आप देख सकते हो कि इन 5-6 सालों में अब तक क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये दोनों वीडियोस की मैं यहाँ पर बात कर रही जो आपको देखनी है। ठीक है, MHI 04 के लिए यहाँ पर देखो 44 मिनट्स की है, मतलब 45 मान लो, और ये पूरे 1 घंटे की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, ये दोनों वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। इसमें मैंने जो टॉपिक्स है मैराथन सीरीज रिवीजन, क्विक रिवीजन कराया था, तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखनी है।
ठीक है। तो ये सारी वीडियो आपको देखनी, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम है बिना, और बाकी की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। और ये मौर्यन एम्पायर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है आपके एग्जाम में। देखना क्वेश्चन नंबर 6 या तो मौर्यन होगा, या तो पल्लव होगा, या तो चोल डायनेस्टी से होगा। तो मौर्यन डायनेस्टी का टॉपिक आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। तो MHI 04 की प्लेलिस्ट बहुत काम की आने वाली है, क्योंकि जहाँ पर जितनी भी वीडियो आपको नज़र आ रही है इन सबको देख लेना। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम आपके, ये सब कुछ करने के बाद जब आप ये वीडियोस को सारा कवर अप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है। अब हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो MHI 04 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया, जिसको नोट्स लेना है, रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो उसके लिए 8821969880 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग ले सकते हो। अब बढ़ते हैं क्विक रिवीजन की तरफ, जहाँ पर आपके एग्जाम में यूनिट फर्स्ट से 100% क्वेश्चन आता है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है प्री स्टेट टू स्टेट, ठीक है। यानी कि आपके इस फर्स्ट चैप्टर से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जो एक ही क्वेश्चन आता है वो है आपका तमिलकम, यानी कि आपके चीफडम के ऊपर। और ये जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम ये 20 मार्क्स में आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में यही करूँगी, बिना इग्नोर करे इसको पढ़कर चले जाना। इस चीफडम इन तमिलकम के अंदर आपको पूरा पूरा के बात बताना है कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी ने जो रूल की थी। मेनली आपको बताना है किसके बारे में, चोल डायनेस्टी के बारे में, चेर डायनेस्टी के बारे में, और आपका पांड्या डायनेस्टी के बारे में। मेनली ये 3 डायनेस्टीज़ है जिन्होंने यहाँ पर रूल किया था, और चीफडम में ये तीनों ही आपके साउथ इंडिया में रूल कर रही थी। और आपको यहाँ पर क्या बताना है साथ ही साथ, कि हमें इनके बारे में, आपके किसके, चेर चोल और पांड्या डायनेस्टी के बारे में जिसने बताया था, जिसके अंदर हमें सोर्स देखने को मिलता है, वो है आपके अशोक के एडिक्ट्स, ठीक है। तो उसमें ये सारी तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसे क्या बोला गया है कि ये तीनों की तीनों ही डायनेस्टी आपकी साउथ इंडिया की चीफडम है, ठीक है। इसके अंदर मेंशन है, ये आपको बताना है। और इन्हीं तीनों का नाम ही साउथ इंडिया में अलग अलग नामों से मेंशन है, डिस्क्राइब किया गया है किसके पास कितनी पावर है, ठीक है। एक को बोला गया आपका किलर, बस आपको यही नाम याद रखना है। एक को बोला आपका वेलीर, और एक को बोला गया आपका वेंटर, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है। अब चोर चेल पांड्या की जगह आपको इनका नाम यूज़ करना है, ठीक है। देखा जाए तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, ये चेर डायनेस्टी के लिए है और ये आपके चोल डायनेस्टी के लिए वर्ड है, ये आपको याद रखना है। और इस समय पर साउथ इंडिया के इन तीनों डायनेस्टीज़ ने कहाँ पर कैसे रूल किया, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, किसके पास कितनी पावर है, ये सब कुछ आपको इस वाले चैप्टर में डिस्कस करना है। प्री स्टेट टू स्टेट की बात चल रही है, इसमें चेर चोल और पांड्या डायनेस्टी यहाँ पर आती है, और इन तीनों डायनेस्टीज ने आपके साउथ इंडिया में रूल किया था, इसके बारे में आपको बताना है। और रही बात, तो जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ, आप लोग चाहो तो अपने एग्ज़ाम में मैप भी बना कर आओ, और जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, जिन्हें नहीं भी आता है ना वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मैप बनाना है। और यहाँ पर ये आपका श्रीलंका हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें बतानी है कि ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ठीक है, और बॉक्स के अंदर बनाना है, ठीक है। जो जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस में थे उन लोगों को मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई भी थी, तो आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉक्सेस में बनाना है, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें, ये ठीक है, अभी मैंने तीनों कलर से कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो डायनेस्टी है ये चोल डायनेस्टी है, ये जो ब्लू येलो वाला देख रहे हो ये है आपकी चेर डायनेस्टी, ठीक है, और ये वाली है आपकी पांड्या डायनेस्टी। देखो पेड क्लासेस जितने भी स्टूडेंट लेंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसी तरीके से मैं मैप के साथ ऐसे शो करके पढ़ाती हूँ, और डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। और फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए, तो नए कोर्स में इनरोलमेंट करा सकते हो। और सबको डाउट भी रहता है कि मैम एक क्या कह सकते हैं, एक आपको देना चाहिए कि डेमो के लिए, तो ये डेमो है, इससे अच्छा डेमो और कुछ हो नहीं सकता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि आप मैप के थ्रू भी अपनी चीज़ें बता सकते हो। ये श्रीलंका हुआ, तो ये आपने यहाँ पर लिखना है आपको साउथ इंडिया की, आपने ये पूरा साउथ इंडिया के बारे में बताया। इसी तरीके से अगर चोल डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आएगा MHI 4 में, तब भी आप ये मैप शो कर सकते हो कि चोल डायनेस्टी कहाँ कहाँ रूल कर रही थी। तो इसी तरीके से ही हमें सारा कुछ इसमें लिखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये आपका इंडियन ओशन है। तो इससे क्या होता है, टीचर आपको एक अच्छा स्कोर दे देते हैं, और है क्योंकि हाँ आपको
अच्छी सी नॉलेज है, आप इसके बारे में बता रहे हो, तो अपने प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें यूज़ करिए जो टीचर एक अपने आंसर राइटिंग में देखना चाहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको पूरा ये डिस्क्राइब करना है कि चे डायनेस्टी जो है उसने आपके पूरे जो पावर है जो आप यहाँ देख ही रहे हो, है ना, ये वाले येलो वाला, तो इन्होंने देखो पूरे वेस्टर्न घाट पे अपना कंट्रोल बना रखा है, ये आपको बताना है। पांड्या डायनेस्टी हम देख रहे हैं कि पांड्या डायनेस्टी ने भी अपना कंट्रोल बना रखा है पूरा का पूरा जो साउथ वाला रीजन है उसमें। देख रहे हो ये सभी ग्रीन वाला पार्ट, अब ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। चोल डायनेस्टी देखो जिसने पूरे आपके कावेरी रीजन जो है इस पर अपना पूरा कंट्रोल बना रखा है। तो यही चीज़ आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करनी है, ठीक है, कि किसने कहाँ तक अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ है, इनकी सोसाइटी का स्टेटस कैसा था। वैदिक गॉड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि इस डायनेस्टी जब ये रूल कर रही थी तो ये लोग किस किस की पूजा करते हैं, जैसे कि हुए आपके सूर्य की, ठीक है, अग्नि की, मारुत। तो ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया? तो इसी सब चीज़ों को आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। तो ये था आपका प्री स्टेट टू स्टेट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। रही बात आपकी सेकेंड चैप्टर की, तो जो आपका सेकंड यूनिट है वो आपका है टेरिटोरियल स्टेट टू एम्पायर, जिसमें से आपको लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, एज ऑफ बुद्धा, ये हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है। तो ये वाला चैप्टर आप लोग खुद रीड करके जा सकते हो अपने आप से, ठीक है। अब बढ़ेंगे आपके यूनिट थर्ड, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था। इस यूनिट थर्ड से या तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुषाण डायनेस्टी के ऊपर, या तो आपके एग्जाम में आएगा सातवाहन डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है। हर बार मैक्सिमम हमें सातवाहन डायनेस्टी देखने को मिलता है, लेकिन जून 2023 के एग्ज़ाम में इन्होंने कुषाण डायनेस्टी के बारे में पूछ लिया था। तो हो सके इस वाले चैप्टर को ज़रूर करो, 20 नहीं तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। पूरे चांसेस है कि इस बार ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो अगर जून 2023 में कुषाण डायनेस्टी पूछ लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि इस बार क्या आएगा, तो इसलिए आपको ये दोनों ही टॉपिक इस बार के लिए पढ़कर जाना है। जिसमें आप सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सातवाहन डायनेस्टी। वैसे उस मैराथन सीरीज में मैं ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये आप उसको ज़्यादा डिटेल में वहाँ देखना, क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक वापस हम इतना डिस्कस करेंगे तो हम सबके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अगर आज की वीडियो एंड तक देख ली और जो भी मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट में बताई है, पूरी गारंटी के साथ कि आप 70 to 80 मार्क्स ईजिली इसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बट बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहना है। सातवाहन डायनेस्टी की बात समझो। सातवाहन डायनेस्टी की पहले भी मैंने आपको बताया था कई बार कि इसने भी आपके साउथ इंडिया में रूल किया, ठीक है। और हर एक का डायनेस्टी जब यहाँ रूल करती है तो इनके हमें सोर्सेज देखने को मिलते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हमें कुछ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, हमें इसके रिलेटेड कुछ कॉइन्स देखने को मिलते हैं, हमें इसके बारे में पुराण में भी पढ़ने को मिलता है, और हमें इसके बारे में आपके जैनिज़्म और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देखोगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में कि हाँ एक टाइम ऐसा भी था कि जब एक ये डायनेस्टी ने भी हमारे इंडिया में आके रूल किया था, ये आपको देखने को मिलता है। पुराण की अगर मैं बात करूँ तो पुराण में सातवाहन डायनेस्टी यानी सातवाहन का जो नाम है वो आंध्र के नाम से मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि वो कौन सा पुराण है आपका, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन को आंध्र के नाम से मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ इसी मत्स्य पुराण में ये बात भी मेंशन है कि इस सातवाहन डायनेस्टी में टोटल कितने रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया है, 30 किंग्स ने यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। कब से कब तक, तो टाइम पीरियड लिख लो, आपके 234 BC से लेकर के आपके 207 AD तक, ईसा पूर्व से ईसवी तक यहाँ पे इस पुराण में ये चीज़ मेंशन है। सातवाहन डायनेस्टी जो है ये आई तो किस पर बेस्ड है, तो बोला जाता है आपके पूना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पैथन हुआ जो महाराष्ट्र में है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी आखिरकार बनी रही कि सातवाहन डायनेस्टी जब इंडिया में आई तो आखिरकार इसका ओरिजिनल होम कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें भी चाहो तो आप लोग मैप बना सकते हो। तो मैप बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही अगर जिसको नहीं भी आता है तो भी वो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो, जिसमें आप सभी यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सातवाहन डायनेस्टी है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखोगे प्रतिष्ठान है, ये जो स्टार बनाया ना मैंने, ये क्या आपका प्रतिष्ठान। और ये जो अभी हमने यहाँ पर देखा है आपके, ये जो रेड कलर का है, ये आपकी सातवाहन डायनेस्टी है, ठीक है। और इसके बगल में आप जानते हो ये क्या हुआ, ये आपका पुणे महाराष्ट्र,
ठीक है। तो इस तरीके से हम मैप बना सकते हैं, और जिसे इंडिया का मैप बनाना आता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, छोटे बॉक्स में प्रॉपर तरीके से आपको इसको शो करना है ताकि एक अच्छा दिखे वहाँ पर। फिर आप सातवाहन डायनेस्टी में बता सकते हो कौन कौन से ने रूलर्स ने यहाँ पर रूल किया। जैसे कि आपको पता है इसके फाउंडर, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा था कि आपको क्या करना है, इसके फाउंडर कौन है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सिमुका, ठीक है। सिमुका के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रूलर थे, जो इनके भाई थे, कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट के बाद अगर हम बात करें श्री सतकर्णी, तो आपको बस सिर्फ नाम लिखना है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी ने यहाँ पर रूल किया था, ये सारी बातें आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी में और भी इम्पोर्टेंट रूलर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी आप जानते हो कि ये एक वो थे जिन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाया था गौतमी, ठीक है। यानी हमें सातवाहन डायनेस्टी में आपका मैट्रिलिनियल सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। फिर सातवाहन डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, इसके भी कॉइन उतने ही फेमस थे जितने सबके कुषाण डायनेस्टी के इनके फेमस थे। सातवाहन डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो आपका लैंड ग्रांट सिस्टम यानी भूमि दान में देने जाने लगा, इसकी शुरुआत हुई। और लैंड ग्रांट्स की शुरुआत सातवाहन पीरियड में होती है। इसके बारे में हमें नानाघाट इंस्क्रिप्शन में यानी नानाघाट अभिलेख से या शिलालेख से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर जो है बढ़ जाती है। अगर मैं आपके सातवाहन के समय की एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसके प्रशासन की बात करूँ, तो याद रखना वो सेंट्रलाइज ना होकर के अब वो आपको डिसेंट्रलाइज दिखेगा, केंद्रीकरण ना होकर के विकेंद्रीकरण नजर आएगा। यानी अब पावर बढ़ गई, यानी कि अब राजा जो अभी तक पावरफुल था अब वो पावरफुल नहीं है, अब पावरफुल लैंड ओनर के हाथों में आ गई है। इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के बारे में बताना है कि सातवाहन डायनेस्टी में एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री और अच्छा खासा चला यहाँ पर। और सातवाहन में यहाँ पर जो मेन रेवेन्यू सिस्टम का जो सोर्स था वो आपकी लैंड थी, ठीक है। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। उसके बारे में एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी। अगर क्वेश्चन आया तब आप सभी क्या लिखो। कुषाण डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके इंडिया में एंटर किया था इसने। कौन से डायरेक्शन से? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। कब किया था? 1st सेंचुरी एडी में, पहली शताब्दी ईस्वी में ये भारत में आई थी। कुषाण डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये आपकी कौन सी ट्राइब थी? आपकी यूजी ट्राइब। तो यूजी ट्राइब में से एक में ये भी आता है। इसके 5 ब्रांच होते हैं, 5 यानी 5 ब्रांचेस में से एक ये था, जिसमें से सेंट्रल एशिया में इसमें से एक आपकी कुषाण डायनेस्टी थी। और कुषाण डायनेस्टी आपकी नॉर्थ वेस्ट से आई और किसकी तरफ बढ़ी है? आपके ईस्ट की तरफ, ठीक है। और जब ये इंडिया में आई तो इसने सबसे पहले काम करना क्या शुरू करा? जो आपके पार्थियंस हैं और जो आपके शक हैं, इन दोनों को हराया और इनके एरिया को जीता, ठीक है। और अगर मैं कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर की बात करूँ तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुजाला कदपीसस। कुजाला कदपीसस की अगर हम बात करें, ये आपके कुषाण डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर है जिन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। इनका टाइम पीरियड 15 एडी से लेकर के 65 एडी का है। इन्होंने जब ये राजा बने तो इन्होंने अपनी जो पावर है, अपनी जो सुपरमेसी है, कहाँ तक अपने, तो वो था आपका काबुल, कांधार और आपका अफगानिस्तान। क्योंकि आपको पता है हर एक रूलर का काम होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो इन रूलर ने भी अपना काम किया। इसके बाद जब ये 80 साल के हुए तो इनकी डेथ हो जाती है। और कुजाला कदपीसस के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो इनके बेटे बनते हैं विम कदपीसस। तो विम कदपीसस जब राजा बनते हैं तो ये सिर्फ अपने टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका इंडिया का नॉर्थ पार्ट होता है उसको ही कॉन्कर कर पाते हैं, उसको ही जीत पाते हैं, ठीक है। उसके बाद विम कदपीसस के बाद नेक्स्ट जो रूलर है वो है आपके कनिष्क, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। और इसकी डायनेस्टी की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो आपको पता है मथुरा इसकी जो है वो सेकंड कैपिटल है। और मथुरा सबसे इम्पॉर्टेंट जगह भी है जहाँ पर हमें बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो कनिष्क के हमें जो इंस्क्रिप्शन है वो मथुरा में मिलते हैं, सारनाथ में मिलेंगे, कौशाम्बी में भी मिलते हैं। और कुषाण डायनेस्टी के अगर हम लास्ट रूलर की बात करते हैं तो वो है आपके वासुदेव। आपको पूरी कोशिश करनी है MHI 04 में जितनी भी डायनेस्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके फाउंडर और लास्ट रूलर आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें इसकी मैप की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैप इसका भी आप लोग अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसको शो कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि मैप कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये बॉक्स सा बना है ये आपकी कुषाण डायनेस्टी है, ठीक है। और यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने अभी पीछे आपको पढ़ा है सातवाहन डायनेस्टी यहाँ रूल करी है, यहाँ पार्थियन था। इसी पार्थियन के ऊपर आपको मिलेगा ये पूरा जितना येलो वाला है ना, ये पूरा का पूरा ही कुषाण डायनेस्टी है, पूरा कुषाण एम्पायर बना हुआ था यहाँ पर। इस तरीके से भी बना दोगे तो भी टीचर को समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने भी रूलर होते हैं वो कुछ टाइटल यानी कुछ उपाधियाँ लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, आपको पता है किस तरीके का, लाइक हुआ महाराजा का, महाराजा अधिराज का, देवपुत्र का, जिससे क्या हो थोड़ा सा सुप्रीम, थोड़ा स्टेटस में सुपीरियर पोजीशन शो करते हैं। इसी वजह से कुषाण डायनेस्टी के बारे में हमें जहाँ से पता चलता है कि हाँ ये डायनेस्टी भी आई थी इंडिया में जिसने यहाँ पे रूल किया था, इसके बारे में आपको पता चलता है मनुस्मृति से, ठीक है, आपके जैन टेस्ट से, और इसी तरीके से आपके बुद्धिस्ट के टेस्ट हुए, और आपकी हन डायनेस्टी की जो क्रोनोलॉजिकल मिले ना उससे, ये आप लिख सकते हो क्रॉनिकल। और अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि इंडिया में गोल्ड कॉइन लेकर के आने वाला या इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, आपके कुषाण। तो ये याद रखना, गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडिया में कौन थे वो, ये बाय लिखो, किसके द्वारा, कुषाण के द्वारा। सबसे ज़्यादा ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, सोने के सिक्के। इन्होंने भी ट्रेड किया था, इनका जो ट्रेड करते थे आपके बाय सी बाय लैंड, यानी ज़मीन और समुद्र के द्वारा, दोनों के इन्होंने आपके साथ ट्रेड किया था। और कुषाण डायनेस्टी का जो ट्रेड का कनेक्शन था वो आपके चाइना के साथ भी था, रोम के साथ भी था ट्रेड का कनेक्शन, साउथ ईस्ट इंडिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ये इनका लिंक बना रहा था। और एक्सचेंज में ये गोल्ड कॉइन देते थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और इसके साथ आप बता सकते हो कुषाण डायनेस्टी के समय के जो लोग हैं, बुद्धिज़्म हुए, आपके जैनिज़्म हुए, आपके, और हिंदू को भी मानते थे। हिंदू में भी अगर मैं बात करूं तो आपके विष्णु और शिव भगवान को, यानी शिव गॉड को, इन चारों ही जगहों पर, इन चारों ही धर्म को ये लोग मानते थे। अब सबके ऊपर है कौन किस रिलीजन को मानना चाहता है, कौन किस आपके डाइटीज़ को मारना चाहता है, सॉरी बिलीव करना चाहता है, उसमें उनको मानना चाहता है, वो उनकी चॉइस होती है, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी के समय पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो थी संस्कृत, ठीक है, ये सेकंड है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो वो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखना चाहेंगे कितने स्टूडेंट हैं जो बताएंगे कि आपकी कुषाण डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। तो वो है आपकी बैक्टीरियन, ठीक है, और ये सेकंड लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बैक्टीरियन थी। ये सारा कुछ आपको यहाँ याद रखना है। और ये जो कुषाण डायनेस्टी है जो इन सारे देशों के साथ ट्रेड करती थी, कौन से रूट के थ्रू, तो वो था आपका सिल्क रूट, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये कुषाण डायनेस्टी का टॉपिक भी यही कंप्लीट होता है। देखो आपके एग्जाम में यहाँ तो डायरेक्ट सातवाहन कुषाण डायनेस्टी, वैसे तो ये लोग डायरेक्ट ही लिखते हैं, लेकिन जो आपके चैप्टर का नाम है ना पॉलिटिक्स, ये लोग उस चैप्टर के बेस पर भी देंगे कि आपको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC से लेकर के फ्रॉम 3rd सेंचुरी AD तक। तो आप लोग समझ जाए ना, इसके अंदर सातवाहन और कुषाण डायनेस्टी को एक्सप्लेन करना है। वैसे तो उनकी कोशिश रहती है कि वो डायरेक्टली टॉपिक लिख कर पूछते हैं, लेकिन बाई चांस इन्होंने ये क्वेश्चन लिख दिया तो इसमें आपकी होनी चाहिए नॉलेज। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगी MHI 04 में टॉपिक के साथ सब अपना जो यूनिट का नाम है उसको भी देखते हुए जाना है। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स फ्रॉम 2nd सेंचुरी से 3rd आए तो समझ जाना कि इस टॉपिक के अंदर आपको सातवाहन और कुषाण के बारे में, वैसे मैक्सिमम सातवाहन कुषाण के नाम से ही आएगा, लेकिन ये यूनिट 3rd के बाद यूनिट 4 देखोगे, इसमें भी पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें आपका 3rd सेंचुरी AD से लेकर के आपके 6th सेंचुरी AD तक का है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में करना है। तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपको बताना है। तो ये हर बार नहीं आता है, तो कोशिश करना कि आप लोग इसको खुद पढ़ के लेकिन ज़रूर चले जाना, क्या पता इस बार आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। और अगर यहाँ से आया तो मैंने आपको बता दिया मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताना है कि वो कितना अच्छा साम्राज्य यहाँ पर था, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य आपके रूलर हैं, इसके बारे में कि हाँ मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर आके रूल कर रही थी, बहुत लंबे समय तक रूल किया था।
इनकी इकोनॉमी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौटिल्य और आपके मजिस्थिनीज सबसे अच्छे सोर्स है जिन्होंने यहाँ पर बताया था इनके बारे में। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी और इन्होंने आपकी इंडिका बुक लिखी थी। और पूरे साम्राज्य में आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, आपके अशोक, इन सभी ने कैसे रूल किया, कितना लंबे समय तक रूल किया, कितना अच्छा इनके समय पर इनका प्रशासन जो है वो सेंट्रलाइज्ड रहा। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है। इसी तरीके से गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसने अपने समय पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है, और दूसरा, इसके समय पर अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड में भी हम देखेंगे समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त हुए, ये सब कोई हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति हमें सोर्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ब्लॉक डन हो गया, इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक की तरफ। तो सेकंड ब्लॉक में देखो यूनिट 5। तो यूनिट 5 इस बार इन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया है जून 2023 में, तो इस बार आने के चांसेस कम है। तो जो मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिखाई थी ना, 2 मैराथन जो 1 घंटे की थी, तो वो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको ये वहाँ से देख लेना क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे तो मैं बाकी के टॉपिक्स आपको नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है अर्ली मेडिएवल पॉलिटिक्स। तो उसमें जो 1 घंटे की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसमें इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है 7 से लेकर के 12 सेंचुरी में, यानी आप एंशिएंट से मेडिएवल की तरफ जो बढ़े ना, जो आपके अर्ली मेडिएवल का टाइम होता है, उसमें क्या बदलाव आए, उसमें क्या स्कॉलर्स की सोच थी, वो इसमें आपको कवर करना है। फिर अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 6 और यूनिट 7, देखो इन दोनों में से कोई भी एक आने के पूरे चांसेस हैं। ये दोनों ही चैप्टर के अंदर हमें पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बताना है, यानी जो आपकी साउथ इंडिया है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो यूनिट 6 है, इसका टाइम पीरियड है 6 से 8 सेंचुरी और इसका टाइम पीरियड है 8 से 12 सेंचुरी। अब बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर ऐसा आएगा तो आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट 6 बता रही हूँ जिसमें आपको पूरे मेडिएवल के 6 to 8 सेंचुरी का टाइम पीरियड है। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना, जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उसमें देखना है कि टाइम पीरियड क्या लिखा है। 6 to 8 सेंचुरी में पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इसमें ये वो टाइम है, ऑब्वियसली साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें आज के टाइम पर आप देखोगे इसमें आपका महाराष्ट्र हुआ। ठीक है, इसमें आपके कर्नाटक हुआ, इसमें आंध्र प्रदेश हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और कौन हुआ, आपका तमिलनाडु हुआ। ठीक है, केरल हुआ, उड़ीसा हुआ। तो ये सारी जगहें हैं जो आपके यहाँ पर रूल करती हैं, है ना। ये सब कुछ पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, ये सारी जगह इसमें इंक्लूड होती है। तो इस टाइम पर आपको बताना है कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर आके रूल किया था। तो आपको इसके अंदर किस किस के बारे में एक्सप्लेन करना है, वैसे ही सेपरेटली भी आ जाता है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद की डायनेस्टी है, यानी कि आपको इसमें चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बताना है। ठीक है, जो है वत्तप्पी। दूसरा, आपको इसी समय पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपको पता है। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने भी यहाँ पर रूल किया था, सबको पता है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या थी, आपके मान्याखेत। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो आपको क्या करना है, चालुक्य याद रखना। चालुक्य एक तो वतप्पी का और दूसरा चालुक्य ऑफ कल्याणी का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। तीसरा, आपको इसमें पल्लव डायनेस्टी के बारे में करना है, यानी पल्लव ऑफ कांचीपुरम, ये इसकी कैपिटल है पल्लव। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें आना चाहिए वो है आपकी पांड्या डायनेस्टी, यानी आपको पांड्या डायनेस्टी के बारे में भी एक्सप्लेन करना है और जिसकी कैपिटल थी आपकी मदुराई। इसी तरीके से आपको बताना है चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी ने भी यहाँ पर रूल किया था, जिसकी कैपिटल है आपकी तंजौर। ठीक है, या तंजावर। तो ये आपको, ये सारी वो डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने 6 to 8 सेंचुरी में आपके पेनिनसुलर इंडिया में रूल किया था। वैसे एग्ज़ाम में ये चैप्टर के नेम के से भी रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आपको ये 5 डायनेस्टी जो है इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बारे में आप जो जो बातें बता सकते हो, इनका टैक्स सिस्टम कैसा था, इनके समय पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किसका था, इसके फाउंडर कौन है, इसने आपके लास्ट रूलर कौन है, किसने कितना अच्छा रूल किया, किसने अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार किया था, ये आपको इन 5 डायनेस्टी में करना है। ठीक है, और वैसे भी एग्ज़ाम में अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा,
या क्वेश्चन नंबर 6 मिलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में या तो आपके एग्जाम में चोल डायनेस्टी से पूछा जाएगा सेपरेटली अगर पूछा जाएगा तो, नहीं तो पल्लव डायनेस्टी से पूछा जाएगा, नहीं तो आजकल पांड्या भी फेमस हो चुका है, वो उनकी चॉइस है। अदरवाइज चैप्टर के बेस पे आया तो 6 से 8 सेंचुरी के बारे में आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 में यहाँ पर आपको 8 से 12 सेंचुरी एडी के बारे में है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में याद रखना, पेनिनसुलर इंडिया में अगर पूछा जाए तो इसके अंदर इस चैप्टर से मिल जाएगा आपको, जिसमें हमें पांड्या डायनेस्टी के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, चोल डायनेस्टी के बारे में भी करना है, और चे डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टी के बारे में आपको इस चैप्टर में करना है। इस समय का लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ठीक है, कैसे टैक्सेस लेते थे, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 6 और 7 ये याद होना चाहिए आपको, और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। चलो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर चोल डायनेस्टी से आएगा क्वेश्चन, तो जिसमें हमें इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें हमें यहाँ से उर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाडू से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रह्मदेया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, और आपके नगरम और सभा क्या होता है, ये सब हमें ना डिटेल में पता होना चाहिए। ये सिंगल भी आ जाता है 10 मार्क्स में, अदरवाइज ये 20 मार्क्स में भी आपको मिलता है। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। चोल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी अगर चोल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ें, तो अभी मैंने आपको मैप में ऑलरेडी यहाँ पर बताया था कि ये है आपके पूरे साउथ इंडिया का पार्ट, ये आपका श्रीलंका है, जिसमें से आपका जो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो है आपकी चोल डायनेस्टी, है ना, जिसने यहाँ पर लंबे समय तक ऑलरेडी रूल किया है। तो ये चोल डायनेस्टी है, और ये पूरे आपके साउथ इंडिया में इसने रूल किया है। और यहाँ पर चोल डायनेस्टी के फाउंडर की मैं अगर बात करूँ तो सभी को पता है कि विजय आल्य इसके फाउंडर है। ठीक है, फिर आपके राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, इस तरीके से चलेगा। चोल साम्राज्य की मैं बात करूं तो ये अच्छा खासा स्टैब्लिश एरिया रहा, बहुत अच्छा, यहाँ पे बोलोगे तो फर्टाइल एरिया था, रिच एरिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। चोल किंगडम के टाइम पर आप देखोगे तो विजयालय ने क्या करा, आपके जो इसकी कैपिटल है ना तंजौर, इसको पहले जीता था, कॉन्कर किया था, और तब अपनी इसको राजधानी कैपिटल बना ली थी। ये आपको याद रखना है। चोल के मेन इसका है प्रशासन, जो आपको आना चाहिए कि इसके समय का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा रहा। तो यहाँ पर इसके एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो इसके तंजावुर और आपका गंगाई कोंडलम चोलापुरम, ठीक है, ये जगह आपको याद रखनी है। चोल के समय पर इनकी बहुत अच्छी खासी वेल मेंटेन आर्मी कह सकते हो, जिसमें आपको इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट, हर तरीके के लोग मिलेंगे। इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेवी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब अच्छा रूलर थे, इसलिए अच्छा खासा इन्होंने अपना विस्तार भी किया। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप कुछ इस तरीके से देखोगे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर बढ़ता है, पहले आपके सेंट्रल लेवल पे होता है, प्रोविंशियल होता है यानी केंद्रीय होता है, फिर होता है आपका प्रांत यानी प्रोविंशियल, फिर होता है आपका ये नाडु में, और फिर होता है आपके ये उर में। ठीक है, यहाँ पर जो आपके प्रोविंस दिख रहा है, इस प्रोविंस को साउथ इंडिया में मंडलम के रूप में जाना जाता है। और जो नाडु होता है, नाडु में बहुत सारे उर होते हैं यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, उर तो मैंने आपको अभी बताया ही, उर होता है आपके नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें उर हुआ, आपका नाडु हुआ, और ब्रह्मदेया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना। 20 नहीं तो 10 में तो पूछ ही लेगा। ठीक है, और आपका सभा हुआ। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, उर क्या होता है, आपके जितने भी नॉन ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, यानी जिसमें आपके सारे यानी ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जितने भी क्लास हुए, पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स, सब आएंगे इसमें। और सभा होती है आपकी असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, ये सिर्फ ब्राह्मण्स की होगी, इसमें सिर्फ ब्राह्मण्स के लोग ही इंक्लूड होंगे, इसमें अपने ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और उर में नॉन ब्राह्मण्स रहते हैं। ब्रह्मदेया आपको पता है वो ये लैंड ग्रांट होता है जो किसको दिया जाता है, ब्राह्मण्स को। ठीक है,
तो ये ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया जाता है। कौन देता है? राजा देता है। जब राजा बहुत खुश होता है या कोई वॉर को जीत करके चला आता है या कभी भी आपका ग्रहण लगता है तो उस बेस पर वो क्या करता है? ब्राह्मण्स को यहाँ पर लैंड ग्रांट देता है, उसको ब्रह्मदया कहते हैं। ठीक है। नाडु मैंने आपको बताया ये होता है आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी ग्रुप ऑफ उर कह सकते हो। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको सेपरेटली पूछी जाती है, 10 मार्क्स में मिल जाएगा, 20 में नहीं अगर आएगा तो। और नगरम भी एक वर्ड और याद रखना है आपको, नगरम भी सेपरेटली हमें याद होना चाहिए। जब चोल डायनेस्टी आएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपके व्यापारियों का संगठन होता था, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। ये सबसे अलग रहते थे, आपके सबसे अलग रहते थे ये लोग, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो प्रशासन पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे होता है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे होता है, फिर लोकल पे होता है, फिर आपका ग्राम में होता है यानी विलेज। तो ये लोकल लेवल में आपका उर और आपका नाडु, ये दोनों इसी लेवल पे आते हैं। ठीक है। तो उरनाडु, ब्रह्मदेया और नगरम, इसको एक्सप्लेन करना है आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सेपरेटली भी आ सकता है और इंक्लूड भी आ सकता है। तो अगर ये नॉलेज होगी इसके बारे में तो आप लोग इजीली से इसको कर पाओगे। क्लियर हो गया। और चोल डायनेस्टी के बारे में सभा है यहाँ पर कि हाँ ब्राह्मण्स की सभा बैठाई गई थी, इसके बारे में आपको पता चलता है कहाँ से? तो एक ही इंस्क्रिप्शन है, वो है आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा कि हम जो चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में आपको उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके अभी जो मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ाया था 6 to 8 सेंचुरी, ये जून 2023 के भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कुषाण डायनेस्टी भी पूछा जा चुका है ना। और आपका जो यूनिट 4 है जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको गुप्ता पीरियड के बारे में और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में करना है, उसको पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक है जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे विजयनगर और बहामनी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अयागर नयागर सिस्टम मैंने प्लेलिस्ट में दिखा दिया है, उसको करके जाना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल स्किप मत करना है। पिछली बार 20 मार्क्स में आया था, इस बार 10 में आ सकता है। उसमें आपसे ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। और आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दिल्ली सल्तनत और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में करना है, जो आपके बाकी के ब्लॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। विजयनगर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो सब आप ऑलरेडी यहाँ पर चेकआउट कर लेना। देखो यूनिट 16 और यूनिट 17 की मैं बात करूँ, ये दोनों चैप्टर भी सेम है, बस दोनों में क्या है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? एक यूनिट 16 में नॉर्थ इंडिया के बारे में बताना है और यूनिट 17 में साउथ इंडिया के। तो याद रखना कि इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आता तो, या आपने कभी पढ़ा ना हो तो। देखो नॉर्थ इंडिया में क्या करोगे, जितनी भी डायनेस्टीज ने नॉर्थ इंडिया में रूल किया है उसके बारे में यूनिट 16 में सॉल्व करना, और यूनिट 17 में यानी साउथ इंडिया में जितनी डायनेस्टी ने रूल किया था उसके बारे में लिखना है। इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को ईजिली से सॉल्व कर सकते हो अगर कभी कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो। इसमें आपके मौर्यन डायनेस्टीज़ हो गए, गुप्ता डायनेस्टीज़ हो गए, इसमें आपकी चोल डायनेस्टीज़ हो गई, राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो गई, अभी हमने पढ़ा ना आपके पल्लव डायनेस्टी हो गई, पांड्या डायनेस्टी हो गई, तो सातवाहन डायनेस्टी हो गई, ये आपकी कुषाण डायनेस्टी हो गई। इस तरीके से आप लोग इनके बारे में, हर एक डायनेस्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता कर भी ईजिली से 20 मार्क्स में 5 क्वेश्चन यानी 5 पेजेस में अपना आंसर दे सकते हो। ये लिखने के तरीके होते हैं, समझ आया बात। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुगल्स करना है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, मुगल्स को तो जितना अच्छे से करके जाओ। 10 मार्क्स में अवध का भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम आजकल ये पूछ लेते हैं, अवध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जा सकते हो। मुगल्स के बारे में मैंने आपको बताया ही, यहाँ पर हम ऑलरेडी आपका जो मनसबदारी सिस्टम है इसको पढ़कर जाना, इसके समय का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था वो आप बता सकते हो। ठीक है। और मुगल्स का नेचर कैसा था, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, इसके नेचर के बारे में। ठीक है। और ये सब कुछ अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप इजीली से अपने यहाँ पर आराम से 70 to 80% मार्क्स लेकर के आ सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 18 सेंचुरी के बारे में लिखना है। 18 सेंचुरी डिबेट यानी जब आपसे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जब से
मुगल्स के जो पावर है वो कम होने लगी और हम पावर जो है ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाती है। वो सारी बातें आपको इस चैप्टर में लिखना है, ठीक है। विजयनगर बहामनी एम्पायर को मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो दिखा दी है, उन सबको वहाँ से कवर अप कर लेना, आप सभी यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। और जो लैंड रेवेन्यू मैंने सिस्टम बताया परमानेंट और ये सब कुछ, ये आपके बुक में यूनिट 25 है, इसको पढ़ के भी जा सकते हो। तो यूनिट 18 भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अब पता ही है इतना बड़ा साम्राज्य है तो उन लोगों ने कानून भी बनाया होगा और जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए भी काम करे हैं। तो वो सारी बातें आपको इस चैप्टर से करनी है। इस चैप्टर से भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतने भी सब कुछ बस रिवाइज करके पढ़ करके चले जाओगे तो भी आप ईजिली से मार्क्स ले करके आ सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ, चलो देखो दिल्ली सल्तनत के बारे में पता ही है आपको, है ना। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेते हैं, इसके सोर्सेज पूछ लेंगे। तो कुछ भी करो, आपको हर बार बताया है कि आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, ठीक है। कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसने करी, वो सब कुछ हमें डिटेल में लिखना है। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, आपके 5 डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया है। कौन कौन सी है, आपकी स्लेव डायनेस्टी, आपकी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट डायनेस्टी रही वो थे आपकी लोधी डायनेस्टी, जिसमें आपको लिखना है किसका नाम, इब्राहिम लोधी। यानी सुल्तान में इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट रूलर थे, जिन्होंने आपके बाबर के साथ 1526 में एक बैटल किया था, जिस बैटल का नाम था, सभी को पता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस पानीपत के फर्स्ट बैटल में हमें देखने को मिलता है कि इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है, और इसी से ही हमारे मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताना है, इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बताना है कि बहुत सारे प्रशासन यहाँ पर इन्होंने किए थे। बाकी इसको डिटेल में करना है, बुक से जा कर के पढ़ सकते हो कि इसको कैसा करना है। और अभी मैंने आपको बता दिया, नोट्स भी सिंगल आप लोग यहाँ पर परचेज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 8882196980। सब कुछ यहीं से ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इतना तो आप लोग ईजिली से कर लोगे कि 10 में से 5 क्वेश्चन ईजिली से अटैम्प्ट कर पाओ और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आप सभी यहाँ पर हो जाओ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत अवध के बारे में पढ़ के चले जाना और डच के बारे में देख कर चले जाना। अभी आप लोगों के पास टाइम है। बाकी ये भी मन नहीं कर रहा तो जितना प्लेलिस्ट में और आज की क्लास में और प्लेलिस्ट की जितनी वीडियो मैंने आपको बताई है, सब कुछ करके चले जाओगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम 100% है कि बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छे स्कोर भी करके आएंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और सब कुछ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और आपके मुग़ल स्टेट, ठीक है, आपके बाबर, अकबर, हुमायूं जहाँ, इनके बारे में ज़रूर करना, मनसबदारी पढ़ के जाना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करके जाना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत भी पढ़ के जाना है आपको। दोबारा से एक बार टॉपिक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ, उसके अलावा आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है। और आपको मुगल्स भी पढ़ना है बिना स्किप करे, विजयनगर से भी आएगा, ठीक है। और बहामनी एम्पायर ऑलरेडी मैंने दिसंबर 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, वो सब कुछ कर लो कि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो काम बन जाएगा। कुछ टॉपिक को स्ट्रांगली एकदम करके जाओ, कुछ टॉपिक को एक रीड करके चले जाओ, ताकि आगे आने वाले दिनों में भी अगर कुछ नहीं पढ़ा तो 1-2 दिन में आप बेस्ट स्कोर कर सको। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि कुछ पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बाकी रीड करके चले जाओ। पूरे 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, ठीक है। भी किसी को भी स्किप मत करना। पूरे 5 क्वेश्चंस को 24 पेजेस मिलेंगे आपको, उसको कम्प्लीटली इतने पेजेस में लिख कर आना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ लिख कर आना। मैप मैंने आपको बता दिया कैसे बना सकते हो, इसी तरीके से आपको अपने प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दोगे 100% है। 70 to 80 मार्क्स ईजिली से आते हैं और आते भी हैं, और कई स्टूडेंट के आए भी हैं, ठीक है। बाकी जितने भी यहाँ पर इनरोलमेंट कराना चाहते हैं नए बैच के लिए तो जल्दी से करा लो, क्योंकि इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो आशा करती हूँ आपको हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।